नमस्ते, मेरा नाम अदिति शांडिल्य है। मैं वर्तमान में सहायक संचालक के रूप में कार्यालय आयुक्त जनजाति कार्य विभाग में पदस्थ हूँ। साथ ही मैं एमपी सरस सेक्शन, जिसमें कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालन भी शामिल है, को देख रही हूँ। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसके माध्यम से भारत सरकार जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास देने हेतु प्रतिबद्ध है। चलिए अब हम अगले मॉड्यूल की ओर चलते हैं। आज के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम ईएमआरएस विद्यालय की संचालन के सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। विद्यालय का संचालन कैसे होता है, प्रबंधन कैसे होता है, विद्यालय प्रमुख के रूप में प्राचार्य की भूमिका क्या है, विद्यालय संचालन में आने वाली चुनौतियां क्या हैं, क्या महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हैं जो एक प्राचार्य के रूप में आपको पता होने चाहिए। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। कोर्स का ये उद्देश्य है कि हम ये कोशिश करेंगे कि इस प्रशिक्षण के बाद जब हम विद्यालय संचालन करें, तो जिस उद्देश्य से भारत सरकार ने इन विद्यालयों की स्थापना की थी, हम उस उद्देश्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इस कोर्स को। ये हमारा इंडेक्स है, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि हमने क्या क्या आगे के मॉड्यूल्स में आगे क्या क्या शामिल है। पहला हम संक्षिप्त परिचय लेंगे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय क्या हैं, कब स्थापित हुए थे, मध्य प्रदेश में कितने हैं, इन सब के बारे में। फिर विद्यालय प्रबंधन के बारे में हम जानेंगे। उसके बाद प्रवेश प्रक्रिया, क्योंकि इसमें प्राचार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके अलावा बजट आवंटन प्रक्रिया और पात्रता, ये बहुत महत्वपूर्ण सेगमेंट है हमारा, इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इस सेगमेंट से आपके सारे डाउट्स दूर हों। और उसके बाद प्राचार्यों के कर्तव्य, क्योंकि एक संस्था प्रमुख के रूप में ये एक आवासीय संस्था है, तो ना केवल आप शैक्षणिक बल्कि गैर शैक्षणिक, शैक्षणिकतर गतिविधियां, इवन आवासीय विद्यालय के संचालन में जो समस्याएं आती हैं, छात्रावास से संबंधित जो समस्या, इन सभी को हमको दूर करना है। तो उसमें प्राचार्यों के क्या कर्तव्य, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम चर्चा करेंगे जो चुनौतियों का सामना एक संस्था प्रमुख के रूप में आपको करना पड़ सकता है, या हमारे जो बच्चे हैं उनको करना पड़ता है कई बार। तो उन चुनौतियों को हम डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनको हम सॉल्व कर पाएं। और फिर लास्ट जो है हमारा महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, क्या क्या दिशा निर्देश हैं जो प्राचार्यों को, शिक्षकों को या बच्चों को पता होने चाहिए। और साथ ही हम इसमें अभिभावकों की भी चर्चा करेंगे। संक्षिप्त परिचय। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भारत सरकार की वह योजना जिसके माध्यम से हम जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को सर्वांगीण विकास प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत सरकार ने नवोदय विद्यालय की तर्ज पर इन विद्यालयों की स्थापना की है, ताकि हम जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को न केवल शिक्षा में बल्कि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ा सके, और इन विद्यालयों के माध्यम से एक ऐसा परिवेश दे सके जिससे उनका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। मध्य प्रदेश में ये कुल 63 अभी विद्यालय संचालित हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हर विद्यालय में प्रति विद्यालय 480 सीट्स स्वीकृत हैं, 240 बालकों के लिए और 240 बालिकाओं के लिए। साथ ही यदि स्थापना की बात करें तो ये विद्यालय ऐसे क्षेत्रों में स्थापित करने का प्रावधान है जहां कम से कम 50% आबादी एसटी से हो, साथ ही संख्यात्मक रूप में कम से कम 20,000 एसटी ट्राइब पॉपुलेशन होनी चाहिए। इसको 275(1) के तहत प्राप्त होता है, और सबसे पहले ये वर्ष 1998 से प्रारंभ हुए थे, और पहला जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है वो महाराष्ट्र में खोला गया था। आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय छात्रों के विकास के लिए सरकार की योजना है, जो नवोदय मॉडल पर आधारित है। एमपी में ऐसे 63 स्कूल हैं, हर एक में 480 सीटें होती हैं। इन्हें एसटी बहुल क्षेत्रों में खोला जाता है। योजना 1998 में शुरू हुई। पहला स्कूल महाराष्ट्र में खुला था। आइए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। विद्यालय प्रबंधन की बात करें तो किसी भी संस्था के संचालन के लिए प्रबंधन बहुत मजबूत और सक्रिय होना जरूरी है।
तो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल लेवल पर चारों स्तर पर इसका मैनेजमेंट किया जाता है। हर स्तर की अपनी एक अलग भूमिका है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई भी बड़ा या छोटा है। सभी स्तर जब अपने अपने लेवल पर अपना काम सक्रिय रूप से करेंगे तभी हम इन स्कूल्स का सफल संचालन कर पाएंगे। तो जानते हैं कि नेशनल लेवल पर इनका संचालन कैसे होता है। नेशनल लेवल पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के तहत ये नेस्ट सोसाइटी जो है स्थापित की गई है। इसका पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति। इसके जो अध्यक्ष हैं वो विभागीय मंत्री यानी कि जनजाति कार्य मंत्री भारत सरकार होते हैं, और इसके विभागीय जो प्रमुख हैं वो आयुक्त नेस्ट होते हैं। इनका काम दिशा निर्देश देना है। पूरे इनके द्वारा दिए गए दिशा निर्देश पूरे भारत के एकलव्य पर लागू होते हैं। साथ ही स्टेट सोसाइटी की निगरानी भी ये संस्था करती है। वहीं स्टेट लेवल की यदि बात करें तो पूरे भारत में जहाँ जहाँ एकलव्य स्कूल्स हैं वहाँ हर स्टेट की अपनी एक अलग सोसाइटी है। वैसे ही मध्य प्रदेश की एक स्टेट सोसाइटी है जिसका नाम है एमपी सरस। इसका फुल फॉर्म है मध्य प्रदेश स्पेशल एंड रेसिडेंशियल एकेडमिक सोसाइटी। तो स्टेट लेवल के सारे स्पेशल स्कूल्स एमपी सरस के अंतर्गत संचालित होते हैं। यहाँ पर एक बात ये भी उल्लेखनीय है कि एमपी सरस का संचालन एमपी सरस बायलॉज जो कि 2020 में आए थे के अंतर्गत किया जाता है। इन बायलॉज में स्टेट लेवल कमिटीज, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्कूल लेवल सारी कमिटीज के कार्यों का, उनके दायित्वों का, उनकी शक्तियों का विस्तृत विवरण दिया गया है। साथ ही एमपी सरस और ईएमआरएस या हमारे इनके साथ केएसपी और मॉडल 2 और रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, इनका संचालन किस तरीके से किया जाना है इसके बारे में भी विस्तृत विवरण दिया गया है। स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्कूल लेवल पर हमने एमपी सरस बायलॉज बनाए हुए हैं। तो यहाँ मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से ये है कि एक बार आप बायलॉज की कॉपी निकालिए, उसको डीपली स्टडी करिए, वहाँ से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आदतन ये देखा जाता है कि हमारे प्राचार्यों को कई बार शक्तियों का, जो विद्यालय समिति है, प्राचार्यों की शक्तियों का कई बार क्या भूमिका है इसके बारे में डाउट्स होते हैं। तो आप लोग एक बार यदि बायलॉज पढ़ लेंगे उससे आपको आपकी भूमिका क्लियर हो जाएगी। आपको ये पता चलेगा कि विद्यालय समिति का कितना दायित्व है, उसके कार्य क्षेत्र कितने हैं, जिला स्तरीय समिति का क्या दायित्व है, उसके कार्य क्षेत्र क्या है। इससे ना केवल आपका काम आसान होगा बल्कि जो कई बार अधिकारों का जो स्पष्टता ना होने से जो कार्यों में देरी होती है, आप उससे भी बच पाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं राज्य स्तर पर एमपी सरस सोसाइटी है, उसमें भी हमने संचालक मंडल, कार्यपालक समिति रखे हैं। संचालक मंडल के अध्यक्ष हमारे विभागीय मंत्री, माननीय जो जनजाति कार्य विभाग के मंत्री जी हैं वो अध्यक्ष होते हैं। कार्यपालक समिति में हमारे अध्यक्ष माननीय प्रमुख सचिव महोदय जनजाति कार्य विभाग होंगे। साथ ही सचिव होंगे एमपी सरस जो कि हमारे पदेन अध्यक्ष कार्यालय आयुक्त होंगे। साथ ही इसके बाद बात करें जिला स्तर समिति और विद्यालय स्तरीय समिति की, तो जिला स्तरीय समिति के जो अध्यक्ष हैं वो संबंधित जिले के कलेक्टर महोदय होते हैं, और विद्यालय समिति के जो अध्यक्ष हैं वो संबंधित अनुभाग के राजस्व, जिस अनुभाग में आपका विद्यालय शामिल है उस अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी जो हैं वो अध्यक्ष होंगे। यहाँ पे आप यानी कि प्राचार्य ईएमआरएस सचिव के रूप में काम करते हैं। और इसके अलावा यदि हम कार्यों की बात करें तो सबसे पहला काम तो यही है कि आपको जो हेड ऑफिस से या जो नेस्ट से जो निर्देश मिलते हैं उनका पालन आपको सुनिश्चित कराना है। विद्यालय स्तरीय की बात करें तो विद्यालय का संचालन, प्रवेश प्रक्रिया, उसके अलावा विद्यार्थियों के रिजल्ट या कुछ नवाचार आप करना चाहते हैं तो ये सारे भूमिका आपकी है। साथ ही बजट आवंटन, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, तो विद्यार्थियों को क्या क्या सुविधाएं देनी है उसका अनुमोदन पहले आपको जिला स्तर समिति से लेना पड़ेगा और उसके बाद आप उनको विद्यार्थियों तक पहुंचाएंगे। अब तक हमने जाना कि स्कूल का अच्छा संचालन 4 स्तरों पर मजबूत प्रबंधन से होता है: नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और स्कूल। नेशनल लेवल पर नेस्ट पूरे देश के स्कूलों को दिशा देता है। स्टेट लेवल पर जैसे मध्य प्रदेश में एमपीएसआरएस सभी स्कूलों का संचालन करता है।
जो 2020 के बायलॉज पर आधारित है। रोल और अधिकारों को समझने के लिए बायलॉज पढ़ना जरूरी है। आइए बढ़ते हैं अगले मॉड्यूल की ओर। प्रवेश प्रक्रिया। तो क्योंकि प्राचार्य के रूप में ये आपकी भूमिका है कि विद्यालय की आप जितनी स्वीकृत सीट्स हैं यानी कि 480 वो समय रहते सभी सीट्स भर जाएं, तभी हमारा विद्यालय चलाने का जो ध्येय है वो पूरा होगा। हमें हर जरूरतमंद अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चे तक पहुंचना है और इस विद्यालय के जरिए उन तक लाभ पहुंचाना है। तो प्रवेश प्रक्रिया हर साल सेंट्रलाइज्ड है, हेड ऑफिस से ही होती है। तो 6वीं कक्षा में प्रवेश हेतु सबसे पहले हम एमपी टास्क पोर्टल का आपने नाम सुना होगा, उसके माध्यम से हम आवेदन आमंत्रित करते हैं। हम जो सेंटर्स डिसाइड करते हैं यहाँ से उन्हीं सेंटर्स पर एग्जाम कंडक्ट होगा। संबंधित जितने भी विद्यार्थी हैं वो एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देते हैं, रिजल्ट आता है। उस रिजल्ट के बाद प्राचार्य के रूप में हम पहले फर्स्ट काउंसलिंग में मेरिट के बेसिस पे उन बच्चों से उनका जो जिला है उनकी पसंद का वो मांगते हैं और मेरिट के बेसिस पे वो जिलों में जो विद्यालय है वो उनको अलॉट करते हैं। उसके बाद लगभग 15 दिन बाद हम फिर से एक सेकेंड राउंड काउंसलिंग करते हैं। उस काउंसलिंग में हम फिर से जो बच्चे रह जाते हैं उनको विद्यालय अलॉट करते हैं। इसके बाद भी यदि हम मान लो किसी विद्यालय की सीट खाली रहती है तो फिर ये संबंधित प्राचार्य का कर्तव्य है कि वो लिस्ट हमारे जिला अधिकारी जो कि जिला संयोजक या सहायक आयुक्त होते हैं उनको प्रोवाइड कराए, उसकी जानकारी मुख्यालय को दे। उसके बाद हम उन सीटों को भी भरने की प्रक्रिया करते हैं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि कक्षा 6ठी में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन से लेकर मेरिट और विद्यालय आवंटन तक MPTAASC पोर्टल के जरिए चरणबद्ध तरीके से की जाती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट है बजट आवंटन प्रक्रिया। इसमें कई सारे डाउट्स होते हैं प्रिंसिपल्स को भी, विद्यालय में जो अकाउंटेंट्स होते हैं उनको भी, और उनको बजट अलॉटमेंट और बजट सैंक्शन कैसे कराना है ये भी कई बार डाउट्स होता है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि बजट अलॉटमेंट और सैंक्शन ये हेड ऑफिस से होगा हमेशा। विद्यालय स्तर पर जब हम आपको बजट अलॉट कर देंगे उसके बाद आपकी भूमिका आती है। तो एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले नेट से हमको अनुदान प्राप्त होता है जो कि लगभग प्रति विद्यार्थी 1.09 लाख रुपीस होता है। वो हमें स्टेट सोसाइटी यानी कि एमपी सरस को मिलता है। एमपी सरस पे पीएफएमएस पोर्टल का आपने नाम सुना होगा। उस पर आपकी भी यानी प्रिंसिपल की भी आईडी होती है, मेकर आईडी, चेकर आईडी, अप्रूवल आईडी। तो उसी तरह हमारी भी होती है। तो हम पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से हमारे जो सचिव हैं यानी कि आयुक्त जनजाति कार्य, उनके माध्यम से उनकी स्वीकृति के बाद विद्यालय से जो मांग आती है उस हिसाब से विद्यालयों को आवंटन देते हैं। उसके बाद ये आवंटन आपके हिस्से में यानी कि विद्यालय के हिस्से में आता है। यहाँ भी आपकी मेकर आईडी, चेकर आईडी, अप्रूवल आईडी होगी। एक बार स्कूल आईडी या विद्यालय को हेड ऑफिस से बजट मिलने के बाद आपको संबंधित मद में पैसा खर्च करने से पहले जिला स्तरीय समिति की बैठक करानी होगी, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, जिसके अध्यक्ष माननीय कलेक्टर महोदय होंगे। एक बार जिला स्तरीय समिति से अनुमोदन मिलने के बाद आप संबंधित मद में पैसा खर्च कर पाएंगे। और क्या क्या पात्रताएं होंगी, किस किस हिसाब से पैसा आता है, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारी मद है जिसमें वार्षिक व्यय सीमा भी हमने दे के रखी है। ये नेस्ट के द्वारा गाइडलाइंस जो आई हैं, क्या क्या गाइडलाइंस है वो लास्ट में मैंने कंपाइल करके इसमें रखा है, तो आप उसके माध्यम से भी देख सकते हैं। ये इसमें आप देखेंगे प्रति वर्ष अधिकतम प्रति छात्र लागत 1.09 लाख जो मैंने आपको बताई थी वही है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो विद्यार्थी मद में जो जो पैसा हमको देना है उस बारे में है। तो आप देख पा रहे होंगे अपनी स्लाइड में कि विद्यालयों को जो वार्षिक पात्रता है विद्यार्थी मद में, उसमें सबसे पहले बिस्तर सामग्री है। जितने भी ये मद में जो राशि है वो प्रति छात्र व्यय की है।
उसके बाद कक्षा 7 से 12 उसको नवीनीकरण बोलते हैं, जो ऑलरेडी हमारी संस्था में पढ़ रहे हैं उनको 720 रुपये दिए जाएंगे। गणवेश के लिए 2400 रुपये हैं। दैनिक उपयोग की वस्तुओं के लिए 1200, बुक्स के लिए 1020, स्कूल बैग के लिए 360, स्थानीय यात्रा के लिए 240, चिकित्सा व्यय 360 रुपये, मैच संचालन के लिए 22,050, ये 2205 प्रति माह होता है, 10 माह के लिए 22,050। संबद्धता शुल्क वास्तविक है, जैसा कि आपको पता होगा ये हमारे सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स हैं, तो सीबीएसई की जो संबद्धता शुल्क फीस रहती है वही हम वास्तविक रूप से प्रदाय करते हैं। उसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ हैं, एनसीसी, स्काउट्स, म्यूजियम, उसके लिए 8,50,000 और विद्युत पेयजल संधारण के लिए 54 लाख रुपए। आप एक 4th नंबर का कॉलम भी देख पा रहे होंगे जिसमें भुगतान प्रक्रिया के बारे में है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हेड ऑफिस से आवंटन जारी होता है, तो वो भी हम संचालक मंडल के अनुमोदन के उपरांत करते हैं। उसके बाद संबंधित विद्यालय को पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से संस्था के खाते में पैसे दे दिए जाते हैं। और शिष्यवृत्ति में भी एक नोट करने वाला पॉइंट यह है कि इसमें 90% राशि संबंधित विद्यालय के जो छात्रावास अधीक्षक हैं उनके खाते में जाती है और 10% राशि विद्यार्थी के खाते में जाती है। ये सारी जो सुविधाएं हैं, कई बार ऐसा देखा जाता है कि क्योंकि हम सही समय पर समिति, जिला स्तरीय समिति की बैठक नहीं करा पाते, तो ये सुविधाएं मिलने में बच्चों को देर हो जाती है। कई बार बजट के अभाव में भी ये चीज़ें होती हैं, तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जो भूमिका है हम वो पूरी करें। एक बार पैसा मिलने के बाद जिला स्तरीय समिति की बैठक जल्द से जल्द करानी चाहिए, क्योंकि इसमें कई सारे मद ऐसे हैं जिसके बिना विद्यार्थियों का वहाँ रहना मुश्किल है। जैसे कि बिस्तर सामग्री, कोई भी नया विद्यार्थी यदि आया है तो उसको पहले ही दिन मिल जानी चाहिए। और गणवेश शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने से पहले ही या प्रारंभ होते ही हमारा ये कर्तव्य है कि हम सभी बच्चों को गणवेश प्रदान कर पाएं। उसके अलावा स्कूल बैग, पुस्तकें, मैच संचालन एक महत्वपूर्ण मद है और इसमें भी हमें जिस भी तरीके से हमारा मैच संचालन वहाँ किया जा रहा है, जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के पश्चात हमारी ये कोशिश है कि हम गुणवत्तापूर्ण खाना जो भोजन है वो प्रदाय कर पाएं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि विद्यार्थियों को स्कूल में दी जाने वाली सुविधाओं और खर्चों की पूरी व्यवस्था तय बजट और प्रक्रिया के अनुसार होती है, जो NESTS और MPSARAS द्वारा अनुमोदित होती है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। प्राचार्यों के कर्तव्य। इस सेगमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो प्राचार्यों के कर्तव्य हैं, क्योंकि ये पूरा प्रशिक्षण ही प्राचार्यों के लिए रखा गया है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये जो एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं, यहाँ पर बच्चे 24/7 रह भी रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो एक प्राचार्य की भूमिका केवल प्राचार्य या शिक्षक के रूप में ही नहीं रह जाती, एक अभिभावक के रूप में भी उनकी भूमिका और अधिक बढ़ जाती है। प्राचार्यों के या वाइस प्रिंसिपल के या स्कूल के टीचर्स के क्या क्या कर्तव्य हैं, इसकी विस्तृत सूची नेस्ट ने 16/8/24 के लेटर में डाली है, जिसको आप स्टडी करिएगा। उसमें काफ़ी सारे बिंदुओं का उल्लेख है। उसके कुछ प्रमुख बिंदु आपको स्लाइड पर अभी नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि प्रशासनिक प्रमुख के रूप में काम करना, विद्यालय में डीडीओ के रूप में काम करना, सारी शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन, टाइम टेबल बनाना, बच्चों का अच्छे रिजल्ट के लिए जो मॉडल पेपर्स होते हैं प्रैक्टिस कराना, एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाना। इसके अलावा गैर शैक्षणिक गतिविधियां हैं, कल्चरल इवेंट्स, स्पोर्ट्स इवेंट्स, एनसीसी, इन सारी गतिविधियों का संचालन। साथ ही जो शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं उनके बीच संपर्क को बढ़ाना, समन्वय को बढ़ाना और बच्चों में अनुशासन बनाए रखना, ये सारे काम प्राचार्यों के क्या क्या कर्तव्य हैं ये आपको 16/8/24 के लेटर में मिल जाएंगे। इन कर्तव्यों के अलावा, क्योंकि हमने बात की है कि प्राचार्यों के अभिभावकों के रूप में भी एक भूमिका है, हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे जब आ रहे हैं, 6th क्लास बहुत ज़्यादा उम्र नहीं होती है, वो अपने घर को छोड़कर आ रहे हैं और एक ऐसे परिवेश से आ रहे हैं, ये परिवेश उनके लिए पूरा नया होगा।
तो जो भी बच्चे नए आते हैं तो उन पर थोड़ा हमको ज़्यादा ध्यान देना होगा। उनको घर की याद भी आती है। हमने कई बार समस्याएं देखी हैं, बच्चों की शिकायतें, कई बार बच्चे आपस में भी लड़ते हैं, बुलिंग करते हैं। इन सारी चीज़ों पर भी आपको विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही कई बच्चे गुमसुम भी रहते हैं जब वो नए आते हैं, तो उन बच्चों से आपको बात करनी होगी। आप मेंटर टीचर भी बना सकते हैं जो कि उन बच्चों पर ध्यान दें, उनकी काउंसलिंग करें। उनका जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य है उसके बारे में भी आपको ही ध्यान रखना होगा। इसके अलावा भी प्रैक्टिकली कई बार कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जो शायद किसी राइटिंग में लिखी हुई नहीं होंगी। वो सिचुएशन आपके विद्यालय के हिसाब से या आपके विद्यालय किस जगह पे है, कई बार चुनौतियां उस तरीके से होती हैं, तो हमको उसको भी सॉल्व करना है। यहाँ ध्यान सिर्फ ये रखना है कि आपकी भूमिका विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास की है, उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा और बाकी सुविधाएं उपलब्ध कराने की है। उसमें नियमों के तहत रहते आपको जो बन पड़े आपको वो करना है। और यदि कोई समस्या ऐसी है, आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो रही है या आपको लगता है आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो आपको हमारे संबंधित जिले में जो हमारे विभाग के अधिकारी हैं, आप उनको सूचित करिए। आप हेड ऑफिस भी सूचित कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि मिलकर हम इस विद्यालय को सफल और सुचारू बनाएं। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि विद्यालय प्रमुख का काम सिर्फ प्रशासन नहीं, बल्कि शिक्षा, सुरक्षा, सामग्री वितरण, वित्तीय नियंत्रण और ये बच्चों की देखभाल तक फैला हुआ है। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। प्राचार्यों के कर्तव्य के बाद अब हम बात करेंगे कि विद्यालय संचालन में हमें क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये विद्यालय अन्य विद्यालयों से भिन्न प्रकृति के हैं। यहाँ पर ये आवासीय स्वरूप के हैं। यहाँ विद्यालय में विद्यार्थी 24/7 हमारे साथ हैं, जिससे कि हमारी भूमिका एक अभिभावक के रूप में है और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सर्वांगीण विकास की जिम्मेदारी हमारी बनती है। इस ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण चुनौती जो हमारे सामने आती है वो ये है कि जब इस वर्ग के विद्यार्थी पहली बार संस्था में प्रवेश लेते हैं, तो विद्यालय के परिवेश में उनको घुलना मिलना उनको मुश्किल होता है। तो उनका सामंजस्य बिठाना हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, और ये केवल वही प्राचार्य या वही शिक्षक कर सकता है जो विद्यार्थी के दिमाग को बहुत अच्छे से पढ़ सके। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जब जो भी बच्चे नए आ रहे हैं, एटलीस्ट उनके साथ आप थोड़ा समय बिताएं। आपके शिक्षकों को भी ये चीज़ बोलें कि वो अपने जो विद्यार्थी हैं उनके साथ उनकी पर्सनल काउंसलिंग करें, ताकि वो बहुत जल्दी विद्यालय के परिवेश में घुल मिल जाए। उसके अलावा दूसरी चुनौती हमारे सामने जो आती है वो ये है कि विद्यार्थियों को हम समय पर सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाते। तो जैसा कि मैंने पहले भी बोला है कि हमको हमारी भूमिका बहुत स्पष्ट और सक्रिय रखनी है। हमारा जो काम है कि एक बार हेड ऑफिस से बजट मिलने के बाद जिला स्तरीय समिति की बैठक हम टाइमली करा पाए। तो ऐसे में हमको कई बार ऐसा देखा जाता है कि हम जिम्मेदारी दूसरों पर डालने का प्रयास करते हैं कि हमने फाइल तो कर दी। फाइल करना या करवाना इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। आपको फाइल की प्रॉपर उसकी मॉनिटरिंग करनी है या वो फाइल कहाँ कहाँ जा रही है, क्योंकि ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। जिला स्तरीय समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कलेक्टर महोदय हैं, उनके पास और भी विभागों के काम होते हैं, पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप माननीय कलेक्टर महोदय से समय लें समिति की बैठक के लिए और अप्रूवल कराएं, और ताकि हमारे विद्यार्थियों को जो सुविधाएं हैं वो टाइमली मिल पाए। क्योंकि एक बार समय निकलने के बाद फिर वो सुविधाएं मिलती हैं तो उसका वो औचित्य नहीं रह जाता। जैसे समय पर बिस्तर मिलना, जब ठंड है तब उनको कंबल मिल जाना, या समय पर गणवेश मिलना, और बाकी कई समय पर पुस्तकें मिलना, और जितनी भी सुविधाएं हैं वो जब समय पर मिलेंगी तभी हम अपना उद्देश्य पूरा कर पाएंगे। उसके अलावा संस्था में विद्यार्थियों की सुरक्षा, चाहे वो विद्यालय परिसर में हो या छात्रावास परिसर में, विद्यार्थियों की सुरक्षा हमारा मुख्य उद्देश्य है। और विद्यार्थियों की सुरक्षा में एक पॉक्सो, पॉश एक्ट और जेजे एक्ट के लिए भी हमने दिशा निर्देश जारी किए हैं स्टेट सोसाइटी से,
इसके अलावा आप सीसीटीवीज का जो इम्प्लीमेंटेशन है उनकी मॉनिटरिंग टाइमली कीजिए। आप जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी चला सकते हैं अपने विद्यालय में। और इसके अलावा एक साइबर सिक्योरिटी आज एक बड़ा मुद्दा है, चाहे वो डिजिटल थ्रेफ्ट हो या बुलिंग हो, साइबर बुलिंग या और भी कई तरीके के जो मामले हमारे सामने आ रहे हैं। तो एक प्राचार्य के रूप में या यदि शिक्षक भी इस वीडियो को सुन रहे हैं तो एक शिक्षक के रूप में ये आपकी भूमिका है कि आपके विद्यालय में पढ़ रहे जो बच्चे हैं वो सभी जितने भी जो साइबर क्राइम्स हो रहे हैं या जो अदर क्राइम्स हो रहे हैं उनके बारे में अवेयर रहें और उनसे बचे रहें। इसके अलावा एक समस्या जो या चुनौती जो देखी जाती है वो बच्चों के मनोविज्ञान को ना समझ पाना। तो प्राचार्य के रूप में ये आपका कर्तव्य भी है और साथ ही ये सक्रिय भूमिका भी आपको निभानी पड़ेगी कि आप बिना बोले आपके विद्यार्थियों की बातें समझें, क्योंकि आज के टाइम पर कोई भी विद्यार्थी अपनी बात बहुत आसानी से नहीं कह पाता है और विशेषकर अपने शिक्षकों और प्रिंसिपल से कई बार वो डर के मारे भी बातें शेयर नहीं कर पाते। तो आपको वो माहौल उनको देना होगा कि उनके मन में जो भी चल रहा है, उनको कोई भी समस्या है तो वो आप तक पहुंचा पाए। और साथ ही एक किशोर आयु में आने के बाद बच्चों को कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं, बालिकाओं को कई तरीके की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो महिला शिक्षिका हैं या प्रिंसिपल जो महिलाएं हैं वो बालिकाओं के साथ एक अलग सेशंस रख सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं और उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, जो भी बातें हैं या जो भी जागरूकता है वो आप उन तक पहुंचाएं। उसके अलावा जो हमारी मेस व्यवस्था है, तो गुणवत्तापूर्ण भोजन देना हमारा ध्येय है, परंतु कई बार इसको मेंटेन रखना मुश्किल होता है। तो ये प्रिंसिपल का कर्तव्य है कि वो हर दिन का भोजन गुणवत्तापूर्ण हो ये सुनिश्चित करें और साथ ही जो मेस है, किचन है, उसमें स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाए। इसके अलावा क्योंकि ये शैक्षणिक परिसर है तो यहाँ पर अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, विद्यालय लगते समय भी और जब विद्यालय नहीं लग रहा है तब भी छात्रावास में। तो शिक्षकों के लिए भी ये अनुशासन बहुत ज़रूरी है, ये बनाए रखना भी कई बार प्राचार्यों के लिए एक चुनौती बनता है। आदर्श आवासीय विद्यालयों में छात्र 24 घंटे 7 दिन हमारे साथ रहते हैं, इसलिए शिक्षक की भूमिका अभिभावक जैसी होती है। मुख्य चुनौतियां हैं नए छात्रों का सामंजस्य, समय पर सुविधाएं, सुरक्षा और अनुशासन, फाइल की मॉनिटरिंग, समय पर बैठकें और बच्चों से संवाद जरूरी है। साइबर सुरक्षा, पॉक्सो व जेजे एक्ट का पालन और भावनात्मक समझ भी हमारी जिम्मेदारी है। मेस की गुणवत्ता, स्वच्छता और बालिकाओं की विशेष जरूरतों पर ध्यान देना भी अहम है। अब आगे जानेंगे इन चुनौतियों से निपटने के तरीके क्या हो सकते हैं। विद्यालय संचालन में आने वाली चुनौतियों के बाद अब हम देखेंगे कि क्या महत्वपूर्ण निर्देश हैं जो एक प्राचार्य के रूप में या एक शिक्षक के रूप में आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो यहाँ लिस्ट है केवल ये पर्याप्त है, आपको भी अपने जो ज्ञान को है अपडेट रखना पड़ेगा। कंटिन्यू नेस्ट की वेबसाइट पर या स्टेट सोसाइटी में मेल द्वारा आपको दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उसका अध्ययन आपको करना पड़ेगा। ये कुछ विशेष दिशा निर्देश हैं जो मुझे लगता है कि ये तो आपको पता होना ही चाहिए। जैसे कि पहला है नेस द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई हैं 2020 में एकलव्य स्कूल्स के लिए, इसको आप डिटेल अध्ययन करिए। इसमें विद्यालय के संचालन, हॉस्टल के संचालन के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। प्राचार्यों के कर्तव्यों की मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ। 16/8/2020 का जो सर्कुलर है जिसमें प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल और अदर स्टाफ के कर्तव्यों का उल्लेख है, आप उन्हें पढ़िए और उन कर्तव्यों का निर्वहन करिए। उसके अलावा स्टेट सोसाइटी यानी कि एमपी सेरस द्वारा अभी हाल ही में 20 जनवरी 2025 को मिड टर्म जो टर्म सेकेंड की परीक्षा के आयोजन के बारे में गाइडलाइन दी गई हैं, उनके आयोजन के बारे में पत्र क्रमांक 101 से बताया गया है। आप एक बार उसको स्टडी कीजिए और उसका पालन कीजिए। इसके अलावा 30 जनवरी 2025 का स्टेट सोसाइटी का ही 189 लेटर है, उसमें जो नवीन शैक्षणिक सत्र 2025-26 है उसके लिए जो पुस्तकें और अदर जो आवश्यक सामग्रियां हैं जो हमारे विद्यार्थियों को समय रहते उपलब्ध करानी है, उनकी लिस्ट दी गई है।
ये लेटर वैसे बेसिकली कलेक्टर महोदय को संबोधित है, परंतु इसका अध्ययन भी आप करें और उसको इम्प्लीमेंट कराने का प्रयास करें। इसके अलावा 7 दिसंबर 2024 का 1896 जो एक प्रॉपर विस्तृत एसओपी दी गई है नेस्ट द्वारा हॉस्टल संचालन के लिए। इस एसओपी में हॉस्टल संचालन के सारे पहलुओं को बताया गया है, जैसे कि हॉस्टल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हॉस्टल में बच्चों की सुरक्षा कैसे की जानी चाहिए, हॉस्टल अधीक्षक के क्या कर्तव्य हैं, हॉस्टल में नर्स के क्या कर्तव्य हैं, वॉचमैन की कितनी भूमिका है, प्रिंसिपल्स के या हाउस मास्टर्स के, इन सभी के कामों के बारे में बताया गया है। हेल्थ चेकअप कैसे रूटीन में लाना है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सही रखना है। ट्रैवलिंग के दौरान यदि आपके हॉस्टल के या स्कूल के बच्चे कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या क्या आपको जो सुविधाएं उनको देनी है और क्या क्या सतर्कता बरतनी है, इसका भी उल्लेख किया गया है। तो इस एसओपी का आप अध्ययन कीजिए और इस एसओपी का पालन करने की पूरे प्रयास कीजिए। इसके अलावा एक 20 मार्च 2023 का लेटर नंबर 242 है, जिसमें कि जो मैंने विद्यार्थी पात्रताएं बताई थी उनका जो ब्रेकअप है वो दिया गया है। तो उससे आपको ये जानकारी मिलेगी कि ईएमआरएस में बच्चों को या विद्यालय को किस किस मद में कितना कितना पैसा दिया जा रहा है। इसके बाद जो एक बहुत महत्वपूर्ण लेटर है हॉस्टल एसओपी का नेस द्वारा जारी किया गया था, लेटर नंबर 1896 है और 7 दिसंबर 2024 को जारी किया गया। उम्मीद कर रही हूँ कि सभी ने इस एसओपी को अभी पढ़ लिया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो प्लीज सबसे पहले जाके उस एसओपी को पढ़िए। उस एसओपी में हॉस्टल संचालन की सारी जानकारी बहुत विस्तृत रूप में दी गई है। एक आदर्श हॉस्टल कैसे होना चाहिए, उसमें सभी लोगों की क्या क्या भूमिकाएं होती हैं, इस बारे में बताया गया था। हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हॉस्टल में नर्स की क्या भूमिका है, प्राचार्य की क्या भूमिका है, हॉस्टल वार्डन की क्या भूमिका है, हाउस मास्टर्स की क्या क्या भूमिका है, इन सभी के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। साथ ही हॉस्टल में कई बार कई चूक जो होती हैं जिससे दुर्घटनाएं होती हैं, उनसे बचने के भी उपाय दिए गए हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उनसे कैसे बचा जाए, कुएं या कुछ भी ऐसे जो पानी वाले क्षेत्र होते हैं वो खुले पड़े रहते हैं तो उनसे कैसे बचा जाए, इसके बारे में भी बताया गया है। फायर से जो घटनाएं होती हैं आगजनी, उनसे कैसे बचना है, इसका भी उपाय है। कई बार हम बच्चों की सुरक्षा कैसे करनी है, बच्चों जब यात्रा के दौरान हम किसी टूर पे ले जा रहे हैं उस समय बच्चों को क्या क्या सुविधाएं देनी है और क्या क्या सतर्कताएं बरतनी है, इस बारे में भी विस्तृत रूप से बताया गया है। ये एसओपी अपने आप में एक बहुत बड़ा और आपके हॉस्टल को, आपके विद्यालय को सुचारू संचालित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो आप इसको पढ़िए और इसको अपने विद्यालय में लागू करने का पूरा प्रयास कीजिए। तो ये था हमारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल। इसमें हमने पढ़ा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय क्या है, सरकार के क्या उद्देश्य थे इनको स्थापित करने में, कितनी संख्या में ये है, कहाँ कहाँ ये अभी किन किन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने का प्रावधान है, विद्यालय प्रबंधन कैसे होता है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, साथ ही प्राचार्यों के क्या कर्तव्य हैं, बजट आवंटन की क्या प्रक्रिया है, किस मद में कितना बजट मिलता है, हमारी यानी कि प्राचार्यों की उसमें क्या भूमिका है, पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से हमें कैसे बजट मिलता है, जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से हम कैसे बजट खर्च कर सकते हैं। उसके अलावा चुनौतियां क्या हैं, यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जो चुनौतियां हमने पढ़ी ज़रूरी नहीं है कि इससे अलग कोई चुनौती नहीं आ सकती। एमपी में जितने 63 विद्यालय स्थापित हैं सब अलग अलग क्षेत्रों में हैं और हर क्षेत्र की अपनी अलग विशेषता है, तो वहीं हर क्षेत्र में अपनी अलग चुनौतियां हैं। तो आपका ये कर्तव्य रहेगा कि अपने विद्यालय की चुनौतियों को अपने तरीके से आप उन्हें सॉल्व करें और नियमानुसार जो चीज़ें चुनौतियों को दूर करने के लिए की जा सकती हैं आप उन्हें करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा हमने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों पर चर्चा की है। इसके साथ ही आप यदि नेस्ट की वेबसाइट पर और स्टेट सोसाइटी से जो आपको मेल जाते हैं उनको कंटिन्यू अपडेट रहें उनके बारे में, और साथ में उनको जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें भी निरंतर पढ़ते रहें। और इसके बाद
इस पूरे सेगमेंट से संबंधित हमने जो जो अभी तक पढ़ा है उससे संबंधित एक प्रश्नोत्तरी आपको सबसे लास्ट में दी जाएगी। उस प्रश्नोत्तरी में आप क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, उन आंसर्स के बेसिस पे हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो यहाँ ये सेगमेंट जो समाप्त होता है और मेरी उम्मीद है कि आपको थोड़ा हेल्पफुल इससे लगा होगा और साथ ही ये उम्मीद करूँगी कि आपको कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 ऐसे नए पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे और आप अपने विद्यालय के सफल और सुचारू संचालन में मदद करेंगे। इस मॉड्यूल में हम अब समझ चुके हैं कि आदिवासी छात्रों की शिक्षा से जुड़ी कई जरूरी गाइडलाइन, परीक्षा आयोजन, पुस्तक वितरण और खर्च की योजनाएं बनाई गई हैं। अब अगला मॉड्यूल देखते हैं। तो ये था हमारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के संचालन पर एक प्रशिक्षण मॉड्यूल। इसमें हमने पढ़ा कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय क्या है, सरकार के क्या उद्देश्य थे इनको स्थापित करने में, कितनी संख्या में ये है, कहाँ कहाँ ये अभी किन किन क्षेत्रों में स्थापित किए जाने का प्रावधान है, विद्यालय प्रबंधन कैसे होता है नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, साथ ही प्राचार्यों के क्या कर्तव्य हैं, बजट आवंटन की क्या प्रक्रिया है, किस मद में कितना बजट मिलता है, हमारी यानी कि प्राचार्यों की उसमें क्या भूमिका है, पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से हमें कैसे बजट मिलता है, जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन से हम कैसे बजट खर्च कर सकते हैं, उसके अलावा चुनौतियां क्या हैं। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि जो चुनौतियां हमने पढ़ी ज़रूरी नहीं है कि इससे अलग कोई चुनौती नहीं आ सकती। एमपी में जितने 63 विद्यालय स्थापित हैं सब अलग अलग क्षेत्रों में हैं और हर क्षेत्र की अपनी अलग विशेषता है, तो वहीं हर क्षेत्र में अपनी अलग चुनौतियां हैं। तो आपका ये कर्तव्य रहेगा कि अपने विद्यालय की चुनौतियों को अपने तरीके से आप उन्हें सॉल्व करें और नियमानुसार जो चीज़ें चुनौतियों को दूर करने के लिए की जा सकती हैं आप उन्हें करने का प्रयास करेंगे। उसके अलावा हमने कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों पर चर्चा की है। इसके साथ ही आप यदि नेस्ट की वेबसाइट पर और स्टेट सोसाइटी से जो आपको मेल जाते हैं उनको कंटिन्यू अपडेट रहें उनके बारे में, और साथ में उनको जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उन्हें भी निरंतर पढ़ते रहें। और इसके बाद इस पूरे सेगमेंट से संबंधित हमने जो जो अभी तक पढ़ा है उससे संबंधित एक प्रश्नोत्तरी आपको सबसे लास्ट में दी जाएगी। उस प्रश्नोत्तरी में आप क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, उन आंसर्स के बेसिस पे हम आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो यहाँ ये सेगमेंट जो समाप्त होता है और मेरी उम्मीद है कि आपको थोड़ा हेल्पफुल इससे लगा होगा और साथ ही ये उम्मीद करूँगी कि आपको कुछ नहीं तो कम से कम 2-4 ऐसे नए पॉइंट्स यहाँ से मिलेंगे और आप अपने विद्यालय के सफल और सुचारू संचालन में मदद करेंगे। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हमने जाना कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय EMRS कार्यक्रम एक सुनियोजित और संरचित मॉडल है जिसका उद्देश्य जनजातीय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुरक्षा, सुविधा और समग्र विकास उपलब्ध कराना है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से निम्नलिखित मुख्य बातें स्पष्ट होती हैं। प्रशासनिक संरचना 3 स्तरों राष्ट्रीय, राज्य और जिला पर सुव्यवस्थित है, जिससे संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होती है। प्रवेश प्रक्रिया डिजिटल रूप से पारदर्शी, मेरिट आधारित और चरणबद्ध है, जो हर योग्य विद्यार्थी को अवसर प्रदान करती है। बजट एवं व्यय प्रबंधन हेतु स्पष्ट दिशा निर्देश हैं, जिसमें पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से फंड ट्रांसफर और विभिन्न मदों में व्यय को स्वीकृति प्रदान की जाती है। प्राचार्य की भूमिका केवल एक प्रशासक की नहीं, बल्कि एक शैक्षणिक मार्गदर्शक, संरक्षक और नियामक की है, जिन्हें विद्यार्थियों की शिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य, सामग्री प्रबंधन, वित्तीय नियंत्रण एवं विद्यालयीन अनुशासन की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चुनौतियों में विद्यार्थियों की सुरक्षा, समय पर सामग्री वितरण, भोजन की गुणवत्ता बनाए रखना, अनुशासन का पालन और पाठ्यक्रम की समयबद्ध पूर्ति प्रमुख हैं, जिनका समाधान संवेदनशीलता और सक्रिय योजना से ही संभव है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम प्राचार्यों एवं शैक्षणिक प्रशासकों को न केवल उनके दायित्वों से अवगत कराता है, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए सक्षम और उत्तरदायी नेतृत्व प्रदान करने के लिए तैयार करता है।
इस प्रशिक्षण के अंत में एक मूल्यांकन असेसमेंट होगा, जिसे सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर प्रतिभागी अपना प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट स्वयं जनरेट कर सकेंगे।